Yes, sir. नमस्कार सभी को। मेरा नाम धीरेन्द्र है और मैं श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए नवाचारों की स्टडी में हम आज आगे बढ़ते हुए एक और नवाचार, एक और केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं नवाचार और केस स्टडी के बारे में डिस्कस करूंगा उससे पहले जो रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ, आज फिर करूंगा कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, नवाचार से रिलेटेड हो सकता है, किस तरीके से आप अपने आइडियाज हम तक भेज सकते हैं उससे रिलेटेड हो सकता है, ZIII प्रोग्राम से संबंधित हो सकता है, या जो केस स्टडी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उससे संबंधित हो सकता है, या फिर अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं, जो एक्सपीरियंसेस आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि देश भर के शिक्षक आपको सुने, आपके उन एक्सपीरियंसेस से आपके किए गए नवाचार से लाभान्वित हो, उसका फायदा उन्हें मिले, तो वो नवाचार या वो एक्सपीरियंसेस, आपके वो अनुभव भी आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं HDFC बैंक। तो आपके मन में जो भी क्वेरी, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी एक्सपीरियंसेस आप साझा करना चाहते हैं, आप उसे जूम से जुड़ करके हमें कॉल कर सकते हैं और जूम पे लाइव हम डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट लिख सकते हैं और इस कमेंट के माध्यम से हम आपके कमेंट पढ़ करके भी आपको आंसर निश्चित तौर पर देंगे। तो आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज जिस केस स्टडी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उस केस स्टडी का नाम है योगा, मेडिटेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। हिंदी में योग, ध्यान एवं सेल्फ डेवलपमेंट या आत्मिक विकास। तो हम योग, ध्यान और आत्मिक विकास से जुड़ा हुआ एक केस स्टडी के आपसे डिस्कस करेंगे और इसी के तहत मैं आपसे कुछ नवाचार डिस्कस करूंगा। बताना चाहूंगा इनमें से एक भी नवाचार मेरा या मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति का या कोई भी व्यक्ति जो श्री अरविंदो सोसाइटी से बिलोंग करते हो या संबंधित हो उनका दिया हुआ नहीं है। ये सारे के सारे इनोवेटिव आइडियाज, ये सारी की सारी केस स्टडी आप जैसे शिक्षक, इनोवेटर्स या एडुकेटर्स की ही दी हुई है। तो जैसा मैंने कहा, योग, ध्यान और आत्मिक विकास। क्या है योग, क्या है ध्यान, आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो योग की अगर हम बात करें तो योग के लिए कहा गया है कि योग का मतलब है या योग की परिभाषा है चित्त वृत्त निरोधा। मतलब चित्त की वृत्ति को रोकना। चित्त की वृत्ति को रोकना, आसान भाषा में अगर समझाऊं तो जो हमारा मन है उसके भटकाव को रोकना या मन को केंद्रित करना या मन को भटकने से रोकना और जिस काम में हम लगाना चाहते हैं उस पे लगाना। मतलब हमारे मन को केंद्रित करना, जो काम हम करना चाहते हैं उसे करना। बहुत आसान से तरीके में मैंने एक वाक्य में चित्त वृत्त निरोधा के माध्यम से योग को परिभाषित कर दिया। क्योंकि कई लोगों से जब हम पूछते हैं कि मेडिटेशन क्या होता है, योग के बाद आइए बात करते हैं हम मेडिटेशन की, कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। तो योग और मेडिटेशन में अंतर क्या है और मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन का मतलब अगर मैं पूछूं तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे ही पूछूं तो कई लोग कहते हैं कि सर मेडिटेशन या ध्यान का मतलब होता है कि हमारे दिमाग में कोई थॉट, कोई सोच, कोई विचार ना आए। पर मैं कहता हूं ये सरासर गलत है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि आपके मन में कोई विचार ना आए। विचार सिर्फ दो ही स्थिति में आपके मन में, या थॉट या सोच दो ही स्थिति में आपके मन में नहीं आएंगी। पहला, या तो हम बेहोश हो, या दूसरा हम मृत अवस्था। अगर आप जीवित हैं, अगर दिमाग निश्चित तौर से हमारा काम कर रहा है, तो थॉट्स को आने से, विचार को हमारे मन में आने से कोई भी रोक नहीं है। तो फिर मेडिटेशन का मतलब क्या है। मेडिटेशन का मतलब है, ध्यान का मतलब है कि हमारे मन में थॉट्स तो आए
विचार तो आए, वो ख्याल वो सोच तो आए, लेकिन उनका हम पर कोई असर ना पड़े। मतलब जिस थॉट के बारे में हम सोचना चाह रहे हैं, जिस विषय वस्तु के बारे में हम सोचना चाह रहे हैं, जिस एक चीज पे हम अपना ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, हम विचार मग्न होना चाह रहे हैं, हमारा सारा थॉट, सारे विचार, सारे ख्याल सिर्फ उसी पे ही केंद्रित हो, सिर्फ उसी पर ही फोकस हो। ये है मेडिटेशन, ये है ध्यान। ख्याल मेरे मन में तो आए, लेकिन मुझे उसका कोई प्रभाव ना पड़े। जिस विषय वस्तु के बारे में मैं सोच रहा हूं, मेरा सारा अटेंशन, सारा फोकस, सारा डेडिकेशन, सारा डिवोशन सिर्फ उसी पे। ये है योगा और ये है मेडिटेशन। अब प्रश्न उठता है कि योगा और मेडिटेशन में, या योग और ध्यान में अंतर क्या है? सच पूछिए तो योग हमें जीने की कला सिखाता है, और योग का ही एक हिस्सा है ध्यान। मतलब योग को अगर मैं एक बड़ी एंटिटी कहूं, तो योग का ही एक हिस्सा ध्यान भी है। तो योग से ध्यान कोई अलग नहीं है, बस ये है कि योग एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है और ध्यान एक उसका हिस्सा। योग जहां पे हमारे मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल तीनों के विकास की बात करता है। मतलब मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों का विकास ही योग है। मन और शरीर को एक तरीके से चलाना, एक तरीके से उसे आगे बढ़ाना ही योग और ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। योग जहाँ पे हमारे, जैसे मैंने कहा, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास की बात करता है, वहीं पे मेडिटेशन का मेन फोकस होता है हमारा आध्यात्मिक विकास, और साथ ही साथ हमारे सांसों और हमारे ध्यान पे फोकस करना उद्देश्य मुख्यतः होता है मेडिटेशन का। पर यही तक सीमित नहीं। तो योग और मेडिटेशन के बारे में उम्मीद करता हूं कि हमने थोड़ा डिस्कशन किया। हालांकि इस पे घंटों डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन समय का अभाव के कारण मैं योग और मेडिटेशन के जो मूल पॉइंट्स थे, मुख्य बिंदु थे, उन पे मैंने आज आपसे डिस्कस किया। अब आइए बात करते हैं कि योग, ध्यान किस तरीके से जरूरी है या आवश्यक है विद्यालय के लिए या बच्चों के आत्मिक विकास के लिए। हम सब जानते हैं कि बाल मन बहुत चंचल होता है, बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, उनके अंदर विचार लगातार आते जाते रहते हैं। और जिस तरीके से बच्चों के अंदर आजकल प्रेशर हो रहा है, आपने कई सारे सुसाइडल केस सुने होंगे जहां पे बच्चे या लोग आत्महत्या कर लेते हैं बहुत छोटी छोटी सी बातों पर। उससे सबसे बड़ा कारण यही है कि हम या हमारे बच्चे मानसिक रूप से शायद तैयार नहीं। अगर योग और मेडिटेशन, मैंने कहा, जीवन जीने की एक कला है, अगर वो बच्चों को बचपन से ही सिखाई जाए, योग की हैबिट, मेडिटेशन की हैबिट, ध्यान बढ़ाने की शक्ति, स्वयं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वयं को केंद्रित करने की शक्ति अगर बचपन से ही बच्चों के अंदर बढ़ाई जाए या डेवलप की जाए, उत्पन्न की जाए, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्याओं का निराकरण अपने आप ही हो जाएगा। या परेशानियों से हम भागेंगे नहीं, बल्कि उससे जूझेंगे, उसका सामना करेंगे और एक विनर के रूप में उभर के आएंगे। आजकल बच्चों को बहुत सारा प्रेशर है, जैसे कि एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड। कई बार पेरेंट्स अगर दोनों वर्किंग है तो उतना ध्यान नहीं दे पाता है। बच्चे कई बार इंफीरियर फील करने लगते हैं, कई बार वो दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को, और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मानसिक रूप से बच्चे अस्थिर होते हैं। और क्योंकि उनका मन चंचल होता है, बहुत जल्दी भटकाव की तरफ जाता है, इसलिए शिक्षक ने कहा कि सर, ये आवश्यक है कि हम बच्चों का ध्यान कक्षा पर केंद्रित करें या उनके काम पर केंद्रित करें, उन्हें ज्यादा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाएं। अगर बच्चा मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ है, तो निश्चित ही वह कठिनाइयों को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा और एक अच्छा नागरिक, कंप्लीट नागरिक, एक बेहतर व्यक्ति के रूप में निकल के सामने आएगा या सामने आएगा। इसी के तहत हमारे टीचर्स ने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए। वो
नवाचार कौन कौन से हैं और क्या लाभ है उन नवाचारों के, मैं इन सारे नवाचारों का डिस्कशन आपके साथ एक एक करके करता चलूंगा। तो पहला जो हमारा इनोवेटिव आइडिया है वो है स्टोरी और पोएम फॉर योगा। मतलब योग के लिए कविता या कहानी क्यों जरूरी है ये और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, आइए इसको समझने की बात करते हैं। शिक्षक ने कहा कि सर हमने अपने विद्यालय में योग की कक्षा प्रारंभ की, हमने एक टाइम डिसाइड किया और उसमें बच्चों को योग की कक्षाएं दी जाती थी, बच्चों को योग के लिए बोला जाता है, मेडिटेशन के लिए बोला जाता है। शिक्षक ने कहा कि सर अक्सर जब हम योग करते हैं तो कोई ना कोई धुन बैकग्राउंड पे या म्यूजिक बैकग्राउंड पे हम प्ले करते हैं। अक्सर आप सब ने भी, अगर मैं आप सबसे शिक्षकों से बात करूं, एडुकेटर से, जो भी हमारे वेबिनार को देख रहे हैं उनसे बात करूं, तो हम सब भी जब योग करते हैं तो कई बार म्यूजिक लगा लेते हैं और उस धुन को, जो सोलफुल हो, उस धुन को हम सुनते रहते हैं और योग करते रहते हैं। शिक्षक ने कहा सर हम भी अपने यहाँ ऐसे ही करते थे, लेकिन एक दिन मुझे मुझे मतलब उन शिक्षक को एक ख्याल आया कि क्यों ना अगर इस धुन की जगह हम कोई पोएम, मतलब कोई पोम, कोई स्टोरी को इंट्रोड्यूस करे और उस स्टोरी, उस पोम के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया जाए या योग कराया जाए, तो एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी। बच्चे साथ ही साथ योग भी कर रहे हैं और वो स्टोरी, वो पोम जब लगातार रिपीटेशन मोड पे चल रही है तो बड़ी आसानी से बच्चों को याद भी हो जाएगी। बच्चों का केंद्र भी जो है, मानसिक केंद्र जो है, उस स्टोरी और पोम पे बना रहेगा और शारीरिक रूप से वो योग कर रहे हैं। और टीचर ने कहा कि सर इसी प्रक्रिया को हमने अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया और इससे क्या हुआ कि बड़ी आसानी से बच्चे सीखने लगे। उदाहरण के तौर पर छोटे बच्चों को हम पोम वगैरह करा सकते हैं, कई सारी स्टोरीज वगैरह बैकग्राउंड में चल रही होती है और बच्चे मेडिटेशन कर रहे होते हैं। बड़े बच्चों को हम वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह के माध्यम से करा सकते हैं। तो बड़ी आसानी से हम बच्चों को योग के साथ साथ चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड चीजें भी बता रहे होते हैं, पढ़ा रहे हैं। एक ही साथ दो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि बच्चे जो पोम है, टॉपिक है, उससे रिलेटेड फील करते हैं। दूसरा, योगा और मेडिटेशन से बच्चों का स्ट्रेस दूर होता है। साथ ही साथ इससे बच्चों का जो दिमाग है वो केंद्रित रहता है, याददाश्त बढ़ती है, बेहतर होती है। और साथ ही साथ जब अच्छा हेल्थ है हमारी, मेंटल बैलेंस हमारा अच्छा है, तो बच्चे स्कूल भी आते हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं, तो अब्सेंट होने का कोई कारण ही नहीं है। बीमार नहीं पड़ेंगे, हेल्दी है तो बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे तो स्कूल प्रॉपर आए। सो ये है इनोवेटिव आइडिया, स्टोरी और पोम फॉर योगा। मतलब योग की करना या स्टोरी और पोम के माध्यम से योग। आइए बढ़ते हैं दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है योगा मेट्री। क्या है योगा मेट्री, आइए इसको समझते हैं। ज्योमेट्री हम सबने पढ़ी है, हम सब जानते हैं कि ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री की एक दिक्कत ये है कि मैथ्स का टॉपिक है ये, और बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्री में दिक्कत होती है। टीचर ने कहा कि सर हमने सोचा कि जब बच्चों को ज्योमेट्री में दिक्कत है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, डिफरेंट शेप्स नहीं समझ पाते हैं, एंगल्स नहीं समझ पाते हैं, तो हमने सोचा कि किस तरीके से योग का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न आसनों के माध्यम से या विभिन्न क्रीड़ाओं के माध्यम से बच्चों को ज्योमेट्री पढ़ाई जा सकती है। तो योग को जब ज्योमेट्री से मैच कर दिया गया तो ये बन गया योगोमेट्री। और योगोमेट्री किस तरीके से होता है, आइए इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। टीचर ने कहा सर हमें बच्चों को उदाहरण के रूप पे आसन समझाना है और बच्चों को एंगल्स भी समझाना है। अब एंगल समझाना है तो बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री की बात करें तो टीचर ने बच्चों को एक हाथ ऐसे कर दिया और एक हाथ ऐसे करवा दिया, बड़ी आसानी से 90 डिग्री का एंगल बन गया, है ना। आप 360 डिग्री, 180 डिग्री जैसे सारे एंगल्स बड़ी आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं।
अब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बड़ी आसानी से हाथ की सहायता से हम बना सकते हैं, है ना। तो कई सारे एंगल्स बच्चों को ऐसे ही पढ़ा दिया। सिमिलरली डिफरेंट शेप्स है, स्क्वायर बनाना है तो बच्चों को ही हाथ हमने जुड़वा दिए, आपने स्क्वायर बनवा दिया। रेक्टेंगल बनवाना है तो बच्चों को खड़ा करके डिफरेंट शेप्स बनवा दिए। ट्रायंगल बनाना है तो बच्चों को ट्रायंगल का फॉर्म दे दिया। मतलब अब मैं योग करके कैसे दिखाऊं, आप समझ लोगे कि किस तरीके से हम ट्रायंगल कैसे बच्चों को बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल झुक करके बच्चे बेंड होकर के हाथ जमीन पे रख रहे होगा, पैर जमीन पे रख रहे होगा, उसकी जो वेस्ट होगी वो उठी हुई होगी। तो बड़ी आसानी से ट्रायंगल का शेप भी हमने बच्चों को सिखा दिया। ऐसे ही कई सारे शेप्स ज्योमेट्री के बच्चों को बड़ी आसानी से सिखाए जा सकते हैं। और जब बच्चे स्वयं अनुभव करके सीखते हैं, जब बच्चे प्रत्यक्ष देखते हैं कि किस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यही बात करूं, ये सीधे सीधे 90 डिग्री हो रहा है, बच्चों को मेजर करने को आप बोलिएगा तो एग्जैक्ट 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। अब बच्चा जब स्वयं देख रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, अब उसने आंखों से भी देख लिया कि 90 डिग्री दिखता कैसे है, 45 डिग्री कैसे दिखता है। तो बड़ी आसानी से बच्चे उस चीज को अपने अंदर समाहित कर पाते हैं और इससे बड़ी शीघ्रता से, बेहतर तरीके से, आसानी से बच्चे सीख जाते हैं और समझ जाते हैं। तो बड़े आसान तरीके से सिर्फ योग का इस्तेमाल किया शिक्षक ने और योग का इस्तेमाल करते हुए ज्योमेट्री पढ़ा दी और इसे योगामेट्री बना दिया। इसमें कुछ चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना है, वो ये है कि शिक्षक होने के नाते हम ऐसे कोई पोज, ऐसे कोई पोस्चर्स, ऐसी कोई क्रियाएं बच्चों को ना सिखाएं या करने को ना बोले जिससे उनके शरीर पर नुकसान हो या दिक्कत हो या उनकी नसें खिंच जाएं। तो ध्यान देने योग्य ये है कि सिर्फ ऐसे ही पोस्चर्स कराएं, ऐसी क्रियाएं कराएं जो करने में आसान हो, जिससे शारीरिक रूप से बच्चों को कष्ट ना हो। तो ये था दूसरा नवाचार, योगोमेट्री। उम्मीद करता हूँ स्पेशली जो गणित के टीचर हैं वो इसका इस्तेमाल अपने विद्यालय में करेंगे, जिससे बच्चे बड़ी आसानी से इनको सीख जाए। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले नवाचार की तरफ, जिसका नाम है मेडिटेशन फॉर लेट कमर्स। मतलब देर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ध्यान। क्यों जरूरी है देर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ध्यान, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मेडिटेशन तो टीचर शुरू में सारे बच्चों को कराते हैं, जो बच्चे टाइम से आते हैं उनको मेडिटेट कराया जाता है। मेडिटेट कराने के बाद उसके बाद बच्चों को क्लास में बैठाया जाता है। कई बार होता क्या है कि कुछ बच्चे लेट आते हैं। अब लेट आ रहे हैं तो हम सब भी, आप में हम सब जब बच्चे थे तो अगर याद हो कि हम लेट हो जाते थे तो हम बहुत भागते हुए स्कूल जाते थे। कई बार क्लास में पहुंचते तो सांस उखड़ रही और हम बोलते थे मैं कमिन मैम, मैं कमिन सर, सांस उखड़ते हुए, है ना। हम बहुत थके हुए भागते हुए कक्षा में आते थे और फिर क्लास में बैठे हैं। अब टीचर जो पढ़ा रहे हैं हमें समझ में नहीं आता होता था उस वक्त, क्योंकि हमारा पूरा फोकस तो सांसों पे होता था। हम गहरी गहरी सांस ले रहे होते थे, पानी की बोतल ढूंढ रहे होते थे, पानी निकाल के पी रहे होते थे। और जब तक जो टीचर समझा रहे हैं उस वक्त हम शारीरिक रूप से भले क्लास में प्रेजेंट हो, लेकिन मानसिक रूप से हम उस वक्त एब्सेंट होते थे। और इसी कारण से टीचर ने कहा कि सर इन बच्चों के लिए भी इतना भागते हुए हड़बड़ाते हुए कक्षा में आते हैं कि इनके लिए उस क्लास का जो टॉपिक है उसको समझ पाना तो बहुत मुश्किल होता है। हमने सोचा क्यों ना बच्चों को मेडिटेट कराया जाए। और मेडिटेट कैसे कराते हैं, इसके लिए एक सेपरेट क्लास होती है। उस क्लास में बच्चे को 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए मेडिटेट करने के लिए बोला जाता है। बहुत आसान तरीका है मेडिटेशन का। मेडिटेशन हम कैसे कर सकते हैं, बच्चों को जो टॉपिक टीचर पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड, या जो टॉपिक क्लास में चल रहा है उससे रिलेटेड मेडिटेशन कराया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल, मैं या एक शिक्षक होने के नाते क्लास में एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सीड्स एंड सीड्स, या सीड्स एंड सीड्स, या हिंदी में बीज ही बीज, एक चैप्टर है कक्षा 4 में। सीबीएसई में हो सकता है अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग क्लासेस में हो, लेकिन बीज का पार्ट हर बोर्ड में हमने पढ़ा है। क्या कर सकते हैं इसके लिए, मेडिटेशन का मतलब होता है कि जो भी आप पढ़ने वाले हो, जानने वाले हो, सीखने वाले हो, उससे रिलेटेड आपका टॉपिक के बारे में बच्चों को पढ़ाना और ध्यान सिर्फ उसी वस्तु पे केंद्रित।
मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं इस वेबिनार पे इस प्रक्रिया को करें। मेडिटेशन भी हम कैसे कर सकते हैं? बच्चों के हाथ में कोई बीज दे दिया और बच्चों को उसे बोला कि आप आंखें बंद कर दो, और जब बच्चों ने आंखें बंद कर ली तो उन्हें बोला आप अपनी हथेली आगे करिए, और उस पर एक बीज दे दिया। अब बोला उन्हें कि आपके हाथ में ये कोई वस्तु रखी है, इससे आप सोचने की कोशिश कीजिए कि आपने इसे कहाँ देखा है, इसका आकार कैसा है, कैसा साइज है, कितना वजन है, और ये वस्तु आपने कहाँ देखी है। अब अगर आप ये लाइव कर सकते हैं मेरे साथ तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए। आप जब उसे महसूस कर रहे होंगे, बच्चा जब आंख बंद करके उसे महसूस कर रहा होगा, तो आप मुझे बताइए कि उस बच्चे का ध्यान कहाँ होगा? बच्चे का सारा ध्यान उसकी हाथ में रखी हुई उस वस्तु पे होगा, जिसे वो महसूस करने की कोशिश कर रहा होगा कि उसके हाथ में आखिर क्या है। बड़ी आसानी से आप जो पाठ पढ़ाना चाह रहे थे उसको सीधे तौर पे बच्चे से आपने जोड़ दिया। अब वो जब कक्षा में जाएगा तो वो समझ जाएगा कि आप उसे क्या पढ़ाना है या आप उसे क्या पढ़ाना है, और उसका पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन उस टॉपिक पे हो। सिमिलरली आइए मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलता हूं, आपको उन वर्ड्स को ध्यान देना है और सुनना है मैंने आपसे कौन कौन से वर्ड्स बोले। जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, कालीन, कागज, बोतल, पलंग, कुर्सी, बर्तन, पानी, मछली, खिड़की, हवा। कितने वर्ड्स बोले मैंने? अगर आप मेरे साथ जूम में जुड़े हैं या फेसबुक पे हैं तो आप में से कोई भी मुझे बता सकते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से शब्द मैंने अभी बोले? कौन से 10 शब्द हैं जो मैंने आप सभी बोले? अगर आप बता सकते हैं कि वो 10 शब्द कौन से हैं तो आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे तो शायद ही कोई ऐसे एक आध दो लोग हों जो बता पाए, अन्यथा आप बता नहीं पाएंगे। इस 10 शब्दों को, इन 10 शब्दों को कौन से 10 शब्द बोले आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आप विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन, मतलब एक मेडिटेशन की प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इसको विजुअलाइज करते चले और एसोसिएट करते चले, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो मैं कहानी बोल रहा हूं उसको आप सुनते चलिए। एक कालीन जो कागज का बना हुआ है, उसके सामने एक बोतल रखी है, बोतल के सामने एक पलंग रखा हुआ है, पलंग के ऊपर एक कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी के ऊपर बर्तन है, उस बर्तन के अंदर पानी है, पानी के अंदर मछली तैर रही है, और पानी में तैरती हुई मछली खिड़की से आ रही हवा का आनंद उठा है। अब आप स्वयं सोचिए, आप मुझे बता पाएंगे या नहीं? यकीन मानिए आप स्वयं करेंगे तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे, और अगर मैं उल्टे से सीधा पूछूं तो आप उल्टे से सीधा भी मुझे बता पाएंगे। और अगर 1 महीने बाद भी मैं आपसे मिलता हूं, मेरी आपसे मुलाकात होती है और मैं आपसे पूछूं कि वो 10 शब्द मैंने कौन से बोले थे, तो आप बड़ी आसानी से यूं चुटकियों में मुझे बता दें। तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जिससे हम बच्चों को विषय वस्तु से जोड़ सकते हैं और उन्हें बड़ी आसानी से हम सिखा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले नवाचार की तरफ, जिसका नाम है लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड मतलब भगवान को पत्र या ईश्वर को पत्र। क्या है ईश्वर को पत्र? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कई बार होता क्या है कि कई सारे बच्चे संकोच बस या डर बस प्रश्न नहीं पूछते। अब डर कई तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में अभिभावकों से नहीं पूछ रहे क्योंकि अभिभावकों से डर है, मार खाने का डर, कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो जो परेशान कर रहा है उससे, उसके डर के कारण बच्चे नहीं बता पाते हैं, या क्लास में कुछ पूछने पर शिक्षक
ये ना पूछे कि मैंने तो, ये ना बोल दे कि मैंने तुम्हें तो अभी बताया था, तुम्हें समझ में नहीं आया, इसका डर। या अपने सहपाठियों का डर कि अगर मैं कक्षा में कुछ खड़ा होकर के डाउट पूछता हूँ तो मेरे क्लासमेट, मेरे सहपाठी ये ना कहे कि ये तो बुद्धू है, इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आती। तो कई सारे डर होते हैं, और यकीन मानिए सब डर आपने और मैंने भी फेस किया है। कि क्लास में कई बार कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता था तो हम सोचते थे पूछूंगा तो ऐसा ना हो कि मेरे क्लासमेट सोचे कि इसे इतनी सी बात समझ में नहीं आई। और इस डर वश, इस संकोच वश, इस विवशता वश हम बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी शंकाओं का निराकरण नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और इसी कारण से शिक्षक ने कहा कि ऐसे कई सारी शंकाएं होती हैं बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चों के अंदर डाउट्स बहुत आते हैं, प्रश्न बहुत होते हैं, और उन प्रश्नों का अगर सही तौर से, सही तरीके से आंसर किया जाए तो बच्चों का पूर्ण विकास निश्चित तौर पे किया जा सकता है। और इसके तहत शिक्षक ने कुछ बक्से बनाए जो हर कक्षा में रखे जाते हैं, जो बच्चों की मदद से ही बनाए जाते हैं। बच्चे चाहे तो उन्हें और आर्टिस्टिक रूप दे सकते हैं, और उन बक्सों के ऊपर एक लेटर चिपकाया, एक स्टिकर चिपकाया जाता है, लेटर टू गॉड, या ईश्वर को पत्र के नाम से। और उस पे टीचर बच्चों को बोलते हैं कि आप अपने नाम के साथ आपके मन में जो भी समस्या है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, जो भी शंका है, जिसका निराकरण आप चाहते हैं, चाहे वो कक्षा से संबंधित हो या कोई बाहर से रिलेटेड कोई बात हो, अगर कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपके साथ है तो अपने संकोच इस पे अपने नाम के साथ लिख करके डाल सकते हैं। और हम, मतलब ईश्वर भी वो पत्र पढ़ेंगे या हम उस पत्र को पढ़ेंगे, और निश्चित तौर पे आपकी सहायता उस पर की जाएगी। अब बच्चों के मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, कोई टॉपिक क्लास में समझ में नहीं आया या चाहते हैं टीचर दोबारा रिपीट करें, या कोई उन्हें बाहर परेशान कर रहा है, या बच्चे कोई और समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वो प्रश्न बच्चे लिख सकते हैं। और उन प्रश्नों को लिखने के बाद जब बच्चे लिख देते हैं प्रश्न को, तो टीचर हफ्ते के अंत में या चाहे तो हर दिन के अंत में 10 मिनट का समय लेकर के उन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और उसका निराकरण वहीं पे दे सकते हैं। कोशिश ये की जाती है कि जो भी निराकरण संभव हो उनको उसी दिन हल कर दिया जाए, पर इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा डाउट है या ऐसा क्वेश्चन है बच्चे का, या ऐसी दिक्कत है विशेष तौर पे जिसे उस वक्त सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो शिक्षक पूरा प्रयास करते हैं कि उन बच्चों के अभिभावकों से मिलकर या जिस भी व्यक्ति से रिलेटेड वो समस्या, उससे मिलकर इस समस्या को हल किया जाए। साथ ही साथ अगर बच्चों को कोई परेशान करता है तो शिक्षक ये भी सुनिश्चित करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने कहा कि मुझे, मेरे क्लास के कुछ बच्चे लगातार परेशान करते हैं, बुली करते हैं और मुझे मारते हैं, तो टीचर ने कक्षा में समझाया कि हमें क्यों आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। और ये महत्व बच्चों को समझाया जाता है। बच्चे जब शिक्षक की बात समझते हैं, उस महत्व को समझते हैं, तो वो भी लड़ाई छोड़ते हैं। दूसरा, शिक्षक ऐसे बच्चे जो मार सह रहे हैं, दर्द सह रहे हैं, प्रताड़ना सह रहे हैं, उनको भी समझाते हैं कि आपको डरना नहीं चाहिए। हमेशा अगर ऐसा कोई आपके साथ गलत करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उसका भरसक विरोध करना चाहिए। अब बच्चों के अंदर ये भी भाव आता है कि हमें गलत नहीं सहना चाहिए और गलत का विरोध करना चाहिए। इसके बाद अगला नवाचार जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला नवाचार है हेल्प बॉक्स फॉर गर्ल्स या हेल्प बॉक्स फॉर गर्ल्स, के बच्चियों के लिए मदद का बक्सा। क्या है बच्चियों या बालिकाओं के लिए मदद का बक्सा? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कई सारी दिक्कतें बच्चियां, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कई सारी दिक्कतों का सामना अभी भी करती हैं, और हमारे देश में क्यों, दुनिया भर में कई सारी समस्याओं का सामना बच्चियों को या बालिकाओं को करना पड़ता है। इसके तहत टीचर ने कहा कि सर, हमने हर कक्षा में बॉक्स रखवाए, हेल्प बॉक्स बच्चों के लिए रखवाए, और उन्हें बोला कि जो भी समस्या आपको आ रही है उसका, वो समस्या आप निसंकोच इस बॉक्स में एक चिट पे लिख सकती हैं। उदाहरण के तौर पे, रास्ते में आते हुए बच्चियों को कोई परेशान कर रहा है, बड़ी समस्या है जो अक्सर देखने को मिलती है।
कक्षा में कोई समस्या हो रही है बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड, या अभिभावकों से संबंधित कोई परेशानी हो रही है, या बच्चों को दूसरे तरीके से परेशान कर रहा है, या शारीरिक बदलाव जो आ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई समस्या या कोई प्रश्न है जो बच्चियां डिस्कस करना चाहती हैं, तो वो बॉक्स में बच्चियां अपने प्रश्न लिख सकती हैं। अलग अलग क्लास के लिए शिक्षक अलग अलग रंग के बक्से दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल छठवीं सातवीं के लिए नीले रंग का बक्सा हो गया, आठवीं नौवीं के लिए पीले रंग का बक्सा हो गया, और इसी तरीके से विभिन्न विभिन्न रंगों के बक्से अलग अलग क्लास को दे दिए जाते हैं, जिससे शिक्षक उन बक्सों के रंग के आधार पर सुनिश्चित कर सकें कि किस क्लास के बच्चियों की यह समस्या है, और उसके आधार पर उन समस्याओं का निराकरण बच्चों को या बच्चियों के लिए किया जाता है। महिला शिक्षिका कोशिश करती है कि बच्चों को शारीरिक बदलाव जो आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे सकें, बच्चों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आदि के बारे में जानकारी दे सकें, जिससे बहुत सारे जो डर हैं और बहुत सारी जो समस्याएं बच्चियों को आ रही हैं उनसे भी उन्हें निराकरण प्राप्त। तो हमने जाना कि योग और मेडिटेशन के या योग और ध्यान के क्या क्या लाभ हैं। लाभ अगर मैं एक बार और आपसे रिपीट करूं तो सबसे पहले हमारा ध्यान केंद्रित होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। दूसरा, बच्चे आपस में मिलजुल कर रहना सीखते हैं और लड़ाई झगड़े नहीं होते। तीसरा, योग से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। जब बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो विद्यालय आता है। जब बच्चे का कंसंट्रेशन या ध्यान बढ़ा हुआ है तो वो कक्षा में टॉपिक पे जो चैप्टर शिक्षक समझा रहे हैं उस पर ज्यादा विशेष तौर पे केंद्रित करता है। बच्चों का आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों रूप से विकास होता है। बच्चों के अंदर आत्मिक विकास होता है, बच्चों में आत्मिक विकास होता है, बच्चों में शारीरिक विकास होता है। बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। बच्चे परिस्थितियों का, चुनौतियों का बड़ी आसानी से या दृढ़ता पूर्वक संघर्ष करना या सामना करना सीखते हैं। ऐसे कई सारे फायदे हैं जो योग और मेडिटेशन के माध्यम से किए जा सकते हैं। और जैसा हम सब जानते हैं, इसी कारण से योग के फायदों को देखते हुए 21 जून को वर्ल्ड योग डे या वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है, या विश्व योगा दिवस या विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो ये था आज का केस स्टडी। जैसा मैंने कहा, योग, मेडिटेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब योग, ध्यान और आत्मिक विकास। मुझे उम्मीद है कि ये नवाचार आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है ZIII प्रोग्राम के अंतर्गत, या फिर इन नवाचारों से रिलेटेड, या अगर आपको एक्सपीरियंसेस अपना साझा करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आपका स्वागत है। आप अपने एक्सपीरियंसेस अभी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। आपके मन में जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करूं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ इस लाइव वेबिनार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके आभारी हैं कि इस नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म में, जहां हम अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, आप निरंतर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप अपने स्कूल्स पे जा रहे होंगे तो इन नवाचारों में से जो नवाचार आपको पसंद आता है, आप उसको अपने विद्यालय पे इम्प्लीमेंट या क्रियान्वित कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आपसे विदा लेता हूं। इंग्लिश में इसी नवाचार को देखने के लिए आप 2 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इन नवाचारों से संबंधित जानकारी उपलब्ध की जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमसे निरंतर जुड़े रहेंगे और हम और आप मिलकर शिक्षा को बेहतर और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। कल एक नए नवाचार के साथ एक नया डिस्कशन हम करेंगे नई सुबह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।